हेलो 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 एंड वेलकम टू अ न्यू लेक्चर ऑफ क्लास विस्टा जहाँ पे हम कर रहे थे क्लास 11 की तैयारी केमिस्ट्री के साथ। तो केमिस्ट्री का एग्जाम है सिर्फ एक दिन दूर और अभी भी परेशान हो कि कौन सा क्वेश्चंस पढ़े, पीवाईक्यूज देखे या चैप्टर्स पढ़े। तो मैं आशा करता हूँ कि जो जो अभी क्लास विस्टा से पढ़े हुए हैं तो उन लोगों का तो अभी तक कोर्स कंप्लीट होना चाहिए, सब कुछ रिवीजन होना चाहिए। लेकिन ये लास्ट मोमेंट में थोड़ा सा पीवाईक्यू, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज है, जो मोस्ट रिपीटेड पीवाईक्यूज है, इसका वीडियो मैं डाल रहा हूँ ताकि तुम लास्ट मोमेंट में थोड़ा सा रिवाइज कर सकते हो। और अगर तुम नए हो, जो क्लास विस्टा से नहीं पढ़े हो, तो फिर भी ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस देख के जाओ, क्योंकि पीवाईक्यू से बहुत बार, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से बहुत बार रिपीट होने वाले ही क्वेश्चंस आते हैं। बहुत कॉमन क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। तो चलो बिना किसी देरी के, चलो ये लेक्चर शुरू करते हैं। सबसे पहले मोलारिटी वाला क्वेश्चंस। अब ये मोलारिटी वाला क्वेश्चंस, जो मोलारिटी वाला टॉपिक है ना, जब मैंने पढ़ाया था सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री में, शायद वो इसका लेक्चर नंबर 3 था। लेक्चर नंबर 3 था, ठीक है। आई एम नॉट श्योर, लेक्चर नंबर 3 होगा। तो उसमें मैंने पूरा कंप्लीट पढ़ाया था, तुम लोगों को याद होगा। तब भी मैंने बोला था कि मोलारिटी वाला क्वेश्चंस जो है ना, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। वो हर बार क्वेश्चंस में, मतलब हर बार एग्जाम में आते हैं। एक क्वेश्चंस तो मोलारिटी वाला रहेगा ही। अभी मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ कि मोलैरिटी जो मोल कॉन्सेप्ट वाला होता है, ये मोल क्या होता है। मोल मोल इज नथिंग बट मोल इज नथिंग बट द जो क्वांटिटी को डिफाइन करता है। जैसे कि हम लोग डजन बोलते हैं। जैसे डजन मतलब क्या होता है, डजन मतलब होता है क्या, 12, राइट। डजन मतलब 12, राइट। अभी मोलैरिटी जो कॉन्सेप्ट होता है, मोल मतलब इज 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 ऑफ एनीथिंग, ठीक है। अब डजन ऑफ पेन अगर मैं बोल दूं तो 12 पेन्स हो जाएगा। डजन ऑफ बॉटल्स मतलब बोल दूं तो 12 बॉटल्स हो जाएंगे। अगर मैं बोल दूं 1 मोल ऑफ एनीथिंग, ठीक है, XYZ जो भी हो, तो 1 मोल मतलब 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 ऑफ दैट थिंग, ठीक है। और एक फॉर्मूला भी था कि नंबर ऑफ मोल्स एन को कैसे निकाल सकते हैं, कि गिवन मास बाय मोलर मास। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ठीक है। इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे। इवन एक दूसरा भी टॉपिक है जिसमें ये वाला फॉर्मूला यूज होगा, ठीक है। गिवन मास बाय मोलर मास। और एक नंबर तुम लोगों को याद करना था, जो कि था एवोगाड्रोस नंबर, ठीक है। एवोगाड्रोस नंबर जो है, ये मैंने याद करने के लिए बोला था, जो कि है नथिंग बट दिस इज एवोगाड्रोस नंबर, ठीक है। कभी कभी ये एवोगाड्रोस नंबर से डायरेक्ट क्वेश्चंस भी पूछा जाता है। तो थोड़ा सा पीवाईक्यूज देख लेते हैं, जो मोस्ट रिपीटेड पीवाईक्यूज है, 2-3 साल का ही, मतलब जो रिसेंट है उन सबको ही देख लेंगे। चलो देखते हैं। तो ये था 2023 वाला सवाल। ये रहा आपके स्क्रीनों के ऊपर कि डिटरमाइन द नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 1.8 ग्राम ऑफ वाटर, ठीक है। अभी इसको सॉल्व करने के लिए हमें थोड़ा सा मॉलिक्यूलर वेट वाला कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा कि मॉलिक्यूलर वेट ऑफ H2O कितना है। वाटर है ना, H2O का कितना है मॉलिक्यूलर वेट। तो याद रखना कि 2 हाइड्रोजन है तो 2 × 1 ऑब्वियसली, प्लस एक ऑक्सीजन है तो डायरेक्टली 16 लिख सकते हैं। तो टोटल हो गया हम लोगों का 18 ग्राम्स, ठीक है। मोलिकुलर वेट ऑफ H2O इज 18 ग्राम्स। अभी याद रखना कि जब भी मोल के बारे में बात करेंगे, कि 1 मोल किसी भी कंपाउंड का इज इट्स मॉलिक्यूलर वेट इन ग्राम्स। तो अभी मॉलिक्यूलर वेट इन ग्राम्स मतलब अगर H2O की बात करें तो 18 ग्राम्स ऑफ H2O में कितना रहेगा, 18 ग्राम्स ऑफ H2O में कितना, मतलब मोल्स रहेगा, 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23, ठीक है। तो 1 ग्राम में कितना रहेगा, 1 ग्राम ऑफ H2O में रहेगा, ऑब्वियसली यूनिटरी मेथड से हम लोग कर सकते हैं, इंटू 23 डिवाइडेड बाई 18। और गिवन कितना है, 1.8 ग्राम का हमें चाहिए। तो 1.8 ग्राम में कितना रहेगा, 1.8 ग्राम ऑफ H2O में 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 डिवाइडेड बाई 18 इंटू 1.8। इसको तुम क्रॉस आउट करोगे तो 0.1 आ जाएगा, तो हो जाएगा 6.023 इंटू 10 टू द पावर 22, ठीक है। 22 आ जाएगा। ये है सिंपल सा मैथ्स होगा। ज्यादातर टाइम में ऐसा अगर क्वेश्चंस पूछता है ना, तो क्रॉस आउट ही हो जाते हैं, मतलब कैंसिल आउट हो जाते हैं। तो ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये सब इजी मैथ्स ही आते हैं। जैसे कि 2000, ये वाला था 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन गैस, ये शायद 2022 में था। मैंने यहाँ पे 2023 ही लिख दिया, ये शायद 2022 में था, ठीक है। ये वाला ऑक्सीजन एटम्स प्रेजेंट इन 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन गैस, ये भी बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन गैस है। ऑक्सीजन गैस मतलब O2 गैस, मतलब
O2 गैस है ना, तो मतलब 2 ऑक्सीजन एटम्स मिलेगा। ठीक है, अभी आस्क किसका किया है, ऑक्सीजन एटम्स के बारे में। तो एक ऑक्सीजन गैस में मतलब एक O2 गैस में 2 ऑक्सीजन एटम्स तो होंगे ही। अभी गिवन मोल्स कितना है, गिवन मोल्स इज 2। ठीक है, तो नंबर ऑफ एटम्स कितना बन जाएगा, नंबर ऑफ एटम्स बन जाएगा, कितना मोल्स है, 2 मोल्स है। मोल्स मतलब 6.023 इंटू 10⁻23। और एक ऑक्सीजन एटम से दो, मतलब एक ऑक्सीजन गैस के मॉलिक्यूल से 2 ऑक्सीजन एटम्स आते हैं, तो इंटू 2 हो जाएगा। तो मतलब 4 इंटू ये 6.023 इंटू 10⁻23। इसको अगर कैलकुलेट करोगे तो आ जाएगा 24.088 ऐसा समथिंग आ जाएगा, इंटू 10⁻23 ऐसा कुछ आ जाएगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन हो सकता है। यहाँ पे 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन के बदले में 2 मोल्स ऑफ क्लोरीन भी दे सकता है, 2 मोल्स ऑफ कुछ भी दे सकता है, गैस CH4 दे सकता है, मीथेन वाला क्वेश्चन भी दे सकता है। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन रहेगा। सिर्फ याद रखना कितना गैस के बारे में बात किया है। सपोज ऑक्सीजन गैस है तो O2 होगा, एक ऑक्सीजन से 2 ऑक्सीजन एटम बनेगा, एक ऑक्सीजन गैस मॉलिक्यूल से 2 ऑक्सीजन एटम बनेगा। दिस इज द इम्पॉर्टेंट पार्ट। ठीक है, याद रखना, क्योंकि ये बहुत लोग क्या करेंगे, इस 2 को मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। मोल्स वाला 2 तो मल्टीप्लाई कर देंगे, एंड एवोगाड्रोस नंबर तो मल्टीप्लाई कर देंगे, लेकिन ये वाला जो 2 होगा, 2 ऑक्सीजन एटम्स, ये वाला मल्टीप्लाई करना भूल जाएंगे, और मतलब उनका मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा, ये रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चंस आते हैं मोल कॉन्सेप्ट से, ये बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी होते हैं, मतलब थोड़ा घुमा के देते हैं। कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स इन 10 ग्राम ऑफ CH4, ये 2019 वाला क्वेश्चन है, ये भी इजी है। मॉलिकुलर वेट ऑफ CH4 हमें जानना है। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने के लिए दिया है ना। सोल्यूशन कैसा होगा कि मॉलिकुलर वेट ऑफ CH4 हम लोगों को निकालना पड़ेगा। मॉलिकुलर वेट ऑफ CH4 कितना होगा, कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 4 इंटू 1 मतलब 4। ठीक है, तो 16 हो गया। अभी मॉलिकुलर वेट ये है, मास, गिवन मास कितना दिया हुआ है, गिवन मास इज 10। अभी नंबर ऑफ मोल्स हमें पता है, मैंने लिखा था ना कि गिवन मास बाय मॉलिकुलर मास। ठीक है, तो गिवन मास इज 10, मॉलिकुलर मास इज 16, तो आ जाएगा 0.625। ठीक है, मोल्स, ये आ जाएगा, ये हमारा आंसर है 0.625 मोल्स। ठीक है, सिंपल सिंपल सा क्वेश्चन आता है, एक्सेप्ट 2024 में थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन पूछ लिया था। एकदम सिंपल ही क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा घुमा के दिया था। जैसा कि मैंने बोला है कि नंबर ऑफ मतलब मोल कॉन्सेप्ट से जो भी क्वेश्चन आएगा थोड़ा घुमा के देगा। ठीक है, क्या पूछा है कि राइट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन 1 मोल ऑफ प्रोटियम एंड ड्यूटेरियम। मतलब ये जो 1 1H है ना, ये दिस इज 1 1H। ठीक है, ऐसा, एंड दिस इज नथिंग बट 2 1H। ठीक है, अभी 1 1H इसका मतलब है प्रोटियम के बारे में पूछा है, एंड 2 1H मतलब ड्यूटेरियम के बारे में पूछा है। ठीक है, प्रोटियम में क्या रहता है, इलेक्ट्रॉन्स कितना रहता है, 1। इलेक्ट्रॉन्स रहता है 1, प्रोटॉन कितना रहता है, 1, न्यूट्रॉन्स कितना रहता है, 0। ड्यूटेरियम के मामले में एक न्यूट्रॉन बढ़ जाता है। दिस आर नथिंग बट आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन, राइट। तो इलेक्ट्रॉन इसका 1 ही रहेगा, प्रोटॉन इसका 1 ही रहेगा, लेकिन न्यूट्रॉन का संख्या 0 से 1 बढ़ जाएगा, मतलब 1 हो जाएगा। अभी पूछा है 1 मोल ऑफ, ठीक है, क्या पूछा है, 1 मोल ऑफ दिस। सो 1 मोल में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा, 1 मोल में, अगर मैं प्रोटियम के बारे में बात करूं, प्रोटियम के बारे में बात कर रहा हूं, तो 1 मोल में कितना रहेगा, 1 इंटू, क्योंकि ये 1 है तो 1 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23। 1 मोल इलेक्ट्रॉन, 1 मोल में इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन के बारे में मैं बात कर रहा था। प्रोटॉन के बारे में बात करूंगा तो क्या हो जाएगा, एक प्रोटॉन है तो 1 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23। न्यूट्रॉन के बारे में बात करो तो न्यूट्रॉन 0 है तो 0 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23 विच इज नथिंग बट 0 अगेन। ड्यूटेरियम के बारे में बात करूँ तो ड्यूटेरियम में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इज 1, तो इलेक्ट्रॉन बन जाएगा 1 इंटू 6.023 इंटू दिस। प्रोटॉन में क्या बन जाएगा, 1 इंटू 6.023 एवोगाड्रोस नंबर। न्यूट्रॉन भी यहाँ पे क्या बन जाएगा, 1 इंटू दिस एवोगाड्रोस नंबर। ठीक है, नथिंग बट एवोगाड्रोस नंबर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये भी ट्रिकी क्वेश्चन था, इजी था, 1 से मल्टीप्लाई करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है, सिंपल सा चीज ही है, लेकिन थोड़ा ट्रिकी करके देता है, थोड़ा घुमा के देता है, नथिंग एल्स।
सिंपल सा ही टॉपिक है। तो मोल कॉन्सेप्ट से मैं आशा करता हूँ जो तुम लोगों ने वीडियो देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके वो मोल कॉन्सेप्ट वाला एटलीस्ट टॉपिक पढ़ लो, क्योंकि हर बार क्वेश्चन आएगा, हर बार क्वेश्चन आता है, हर बार ईज़ी क्वेश्चन आता है, थोड़ा सिर्फ घुमा के देता है। वहाँ पे भी मैंने बहुत सारे एग्जांपल्स के बारे में डिस्कस किया हुआ है एंड ये सारा तो पीवाईक्यूज़ में तुम लोग को समझ आ गया होगा शायद। चलो अभी नेक्स्ट टॉपिक में जाते हैं। जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है कॉम्बशन का क्वेश्चन, जो कॉम्बशन ऑफ हाइड्रोजन था, जो कि मैंने 2 दिन पहले ही, मतलब 2 दिन पहले नहीं, मतलब 2 लेक्चर्स पहले ही समझाया था तुम लोगों को। कॉम्बशन का एक फॉर्मूला भी दिया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक फॉर्मूला है, अगर तब नहीं देखा है तो अब देख लो एंड इसको नोट डाउन भी कर लो कि C6H5 ऐसा अगर हाइड्रोकार्बन रहेगा, सपोज CH4 में X इज 1 एंड Y इज 4, ठीक है। सो ऐसा अगर CXHY ऐसा कुछ हाइड्रोकार्बन रहेगा, तो उसमें उसको कॉम्बशन के लिए कितना ऑक्सीजन चाहिए? X प्लस Y/4 ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है। एंड ये कितना कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करेगा? X कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करेगा एंड वाटर भी प्रोड्यूस करेगा, दैट इज Y/2 वाटर प्रोड्यूस करेगा। दिस इज एन इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला फॉर कंबशन एंड इससे क्वेश्चंस आना इज मैंडेटरी, मतलब आता ही है, कंबशन का क्वेश्चंस आता ही है। तो इसको अगर तुम लोगों ने ये फॉर्मूला को रट लिया तो वहाँ पे जाके एग्जाम हॉल में उतना, मतलब बैलेंसिंग का कोई फंडा लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। कंप्लीट कंबशन दिया हुआ है, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ, डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करो। और यहाँ पे मोलरिटी वाला भी कॉन्सेप्ट थोड़ा लगता है कंबशन क्वेश्चन, इसलिए मैंने मोलरिटी के बाद ही समझाया, मतलब रखा है यहाँ पे इस लेक्चर में। तो इसमें थोड़ा मोलरिटी वाला भी कॉन्सेप्ट आएगा। चलो देखते हैं कैसा कॉन्सेप्ट। देखो 2024 में ये क्वेश्चंस पूछा था कि 0.66 ग्राम ऑफ प्रोपेन इज कंप्लीटली बर्न्ट इन एयर, फाइंड द मास ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम्ड एंड मोल्स ऑफ CO2 प्रोड्यूस्ड। तो यहाँ पे मुझे पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा हाइड्रोकार्बन कौन सा है। हाइड्रोकार्बन इज नथिंग बट प्रोपेन। प्रोपेन मतलब C3H8, प्रोपेन मतलब C3H8। अभी इसका अगर कंबशन कर दूं तो कैसा इक्वेशन आएगा? जो बैलेंस इक्वेशन आएगा, C3H8 मतलब CXHY प्लस ऑक्सीजन कितना होगा? X प्लस Y/4 ऐसा था ना, तो X था यहाँ पे 3 प्लस Y/4 मतलब 8/4 ऑक्सीजन यूज होगा, विच विल गिव आउट X CO2 मतलब 3 CO2 एंड Y/2 मतलब 8/2 H2O दे देगा। तो इसको अगर तुम सॉल्व करोगे तो ये बन जाएगा C3H8 प्लस 3 ये 2 5 O2, इट विल गिव 3 CO2 प्लस 4 H2O। तो जो सेकंड पार्ट वाला क्वेश्चन है, फाइंड द मास ऑफ ऑक्सीजन एंड मोल्स ऑफ CO2 प्रोड्यूस, मोल्स ऑफ CO2 प्रोड्यूस, तो तुम्हें डायरेक्ट यहाँ से मिल गया कि 3 मोल्स। एक तो डायरेक्टली मिल गया, देखा कितना सिंपल सा सवाल था, कितना सिंपल से सिंपल एक फॉर्मूला को अगर रट के जाओगे तो डायरेक्टली आंसर सॉल्व कर पाओगे। ये जो मास वाला क्वेश्चन है थोड़ा सा टफ होगा, क्योंकि ये इसमें मोल मोल कॉन्सेप्ट वाला भी चाहिए, लेकिन एटलीस्ट इतना भी करके आओगे तो फिर भी तो मार्क्स मिल जाएगा ना, है कि नहीं। अभी क्या दिया हुआ है कि फाइंड द मास ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम, तो इसके लिए हमें पहले जानना पड़ेगा कितना मास ऑफ प्रोपेन कंज्यूम हुआ है। तो कितना दिया हुआ है? 0.66 ग्राम। अभी इससे हम लोगों को नंबर ऑफ मोल्स पता करना है। नंबर ऑफ मोल्स इज गिवन मास बाय मोलर मास, तो गिवन मास इज 0.66। मोलर मास ऑफ प्रोपेन, मोलर मास ऑफ प्रोपेन कितना होगा? कार्बन कितना है? 3 है, तो मतलब 12 इंटू 3 प्लस 1 इंटू 8, तो टोटल हो गया हम लोगों का 44। इस 44 को हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे, तो क्या आ जाएगा? 0.66 डिवाइडेड बाई 44, दैट इज नथिंग बट 0.015। अभी क्या हुआ है, क्या बोला है कि इस इक्वेशन को देखो, इस इक्वेशन को देखो, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट जो इक्वेशन है, ठीक है। अभी इस इक्वेशन में क्या बोला है कि 1 मोल ऑफ C3H8 मतलब 1 मोल ऑफ प्रोपेन अगर बर्न हो रहा है तो कितना ऑक्सीजन चाहिए? 5 ऑक्सीजन चाहिए। 1 मोल के लिए कितना ऑक्सीजन चाहिए? 5 मोल ऑक्सीजन चाहिए। लेकिन यहाँ पे एक्चुअली कितना मोल्स यूज हो रहा है? 0.015 मोल्स यूज हो रहा है। तो इस कितना मोल्स ऑफ ऑक्सीजन चाहिए? 5 इंटू 0.015, इतना मोल्स ऑफ ऑक्सीजन ही तो चाहिए होगा, है कि नहीं। तो इसका क्या बन जा रहा है? इसका बन जा रहा है 0.075 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। अभी ऑक्सीजन मतलब O2 मोल्स में है, लेकिन चाहिए क्या? मास। चाहिए क्या? मास। अभी मास अगर पूछा है, मास अगर पूछा है, मास ऑफ ऑक्सीजन अगर पूछा है, तो इसको मोल से कैसे कन्वर्ट करोगे? सिंपली उसका
मॉलिकुलर मास ऐड कर दोगे, है कि नहीं? मोल्स पूछा है ना, तो 0 मतलब मास पूछा है ना, तो मोल से कैसे कन्वर्ट करोगे? O2 का मॉलिकुलर मास कितना है? ऑक्सीजन का मॉलिकुलर मास इज 16 इंटू 2 मतलब 32। तो इसके साथ अगर तुम 32 को मल्टीप्लाई कर दोगे तो उतना ही ग्राम्स ऑफ O2 यूज हुआ होगा। तो 2.4 ग्राम्स ऑफ O2 यूज होगा। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था, ऐसा ही क्वेश्चन आता है, देखोगे। ये देखो 2023 में ऐसा क्वेश्चन आया, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस्ड इन ग्राम, नॉट मोल्स, इन ग्राम्स ऑन कंप्लीट कंबशन ऑफ 1.6 ग्राम ऑफ मीथेन। तो पहला स्टेप क्या है? हाइड्रोकार्बन को आइडेंटिफाई करो। हाइड्रोकार्बन कौन सा है? मीथेन। मीथेन मतलब CH4। तो इससे अगर तुम वो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस लिखोगे तो क्या हो जाएगा? CH4 प्लस 2O2। मैं डायरेक्ट कैलकुलेशंस कर रहा हूँ यहाँ पे टाइम कॉन्स्टेंट्स की वजह से, लेकिन तुम लोग डायरेक्ट वो बैलेंस वाला जो इक्वेशन मैंने दिखाया है यहाँ पे, ये इस इक्वेशन में पुट करने से डायरेक्टली आ जाएगा। तो 2O2 विल गिव यू CO2 प्लस 2H2O, राइट? अभी पूछा है इन ग्राम, डायरेक्ट मोल्स पूछता तो 2 मोल्स बोल दे सकते थे, लेकिन ग्राम पूछा है। अभी CH4 का कितना दिया हुआ है? गिवन मास इज 1.6। मॉलिकुलर मास कितना होगा? मॉलिकुलर वेट कितना होगा CH4 का? मॉलिकुलर वेट इज 12 प्लस 4 दैट इज 16। तो नंबर ऑफ मोल्स कितना हो गया? 1.6 गिवन मास बाय मॉलिकुलर मास मतलब 0.1। अभी इस रिएक्शन से तुम लोगों को ये पता चल गया होगा कि किसका चाहिए? वाटर प्रोड्यूस ना। तो अगर 1 मोल ऑफ CH4 बर्न हो रहा है तो कितना मोल्स ऑफ वाटर प्रोड्यूस हो रहा है? 2 मोल्स। तो अगर 0.1 मोल्स ऑफ CH4 यूज हो रहा है तो कितना वाटर प्रोड्यूस होगा? 2 इंटू 0.1 होगा, मतलब 0.2 होगा। 0.2 मोल्स ऑफ वाटर प्रोड्यूस्ड होगा। अभी मोल्स ऑफ वाटर से ग्राम्स ऑफ वाटर कैसे निकालोगे? सिर्फ उसका मॉलिकुलर वेट मल्टीप्लाई कर दोगे। तो मॉलिकुलर वेट कितना है H2O का? 2 हाइड्रोजन है, 2 प्लस ऑक्सीजन है 16, तो 18 हो गया, है कि नहीं? 18 हो गया तो 0.2 इंटू 18, तो मतलब आ गया 3.6 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, सिंपल सा सवाल है। थोड़ा सा फास्ट करा रहा हूँ, मैं आशा करता हूँ कि तुम लोगों को ये पेज समझ में आ रहा होगा, लेकिन अगर नहीं आ रहा है तो फिर से एक बार बैक करके यही वाला क्वेश्चन देख लो, समझ में आ गया होगा। सिंपल सिंपल सा क्वेश्चन है। इससे भी सिंपल क्वेश्चन 2021 में पूछा है कि हाउ मेनी मोल्स, डायरेक्ट मोल्स पूछा है, तो मोल्स में तो डायरेक्टली तुम लोग कर सकते हो। मीथेन आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 22 ग्राम ऑफ CO2 आफ्टर कंबशन। ऑब्वियसली फर्स्ट स्टेप क्या है? मैंने हर बार बोला है कि हाइड्रोकार्बन का आइडेंटिफाई करो। यहाँ पे हाइड्रोकार्बन इज मीथेन। मीथेन मतलब CH4। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या हो जाएगा? CH4 प्लस 2O2 विल गिव आउट CO2 प्लस 2H2O। तो पूछा है कितना मोल्स ऑफ मीथेन चाहिए, इसका पूछा है कितना मोल्स ऑफ मीथेन चाहिए टू प्रोड्यूस 22 ग्राम ऑफ CO2। अभी CO2 कितना दिया हुआ है? नंबर ऑफ मोल्स कितना, सॉरी गिवन मास कितना दिया हुआ है? यहाँ पे लिखता हूँ मैं, CO2 के नीचे लिखता हूँ डायरेक्टली कि गिवन कितना दिया हुआ है। गिवन मास इज 22 ग्राम, 22, राइट? और मॉलिकुलर वेट इज CO2 का, कार्बन का 12 और O2 16 इंटू 32 मतलब 44 बन गया। तो इसका नंबर ऑफ मोल्स कितना बन गया? 22/44। 22/44 बन गया ना, तो मतलब 0.5 मोल्स। ठीक है, अभी सिंपल वही हिसाब लगाएंगे कि अगर 1 मोल ऑफ CH4 बर्न हो रहा है तो 1 मोल ऑफ CO2 प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, 1 मोल ऑफ CO2 अगर प्रोड्यूस हो रहा है तो कितना मोल्स ऑफ मतलब जो हाइड्रोकार्बन है CH4 कितना बर्न हो रहा है? 1 मोल ऑफ CH4 बर्न हो रहा है। लेकिन यहाँ पे बोला है कितना प्रोड्यूस हो रहा है? 0.5। तो 0.5 मोल्स ऑफ CO2 अगर प्रोड्यूस हो रहा है तो 0.5 मोल्स ऑफ CH4 ही प्रोड्यूस होना चाहिए। तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा? 0. मेरा 0.6 जैसा क्यों दिख रहा है? 0.5 मोल्स ऑफ CH4 मतलब मीथेन चाहिए हम लोगों को 22 ग्राम ऑफ CO2 को बनाने के लिए। सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल सा ही क्वेश्चन होता है। सिर्फ तुम लोगों को वो अगर फॉर्मूला रट के जाओगे तो ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन के लिए तुम लोगों को झंझट नहीं करना पड़ेगा। डायरेक्ट बिठाओ, डायरेक्ट कैलकुलेट करो। ठीक है, चलो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है ऑक्सीडेशन नंबर वाला क्वेश्चन। अभी ये ऑक्सीडेशन नंबर वाला क्वेश्चन तो बहुत ही मतलब फेवरेट है। रेडॉक्स में से 2 क्वेश्चंस तो आता ही है, एक तो है ऑक्सीडेशन नंबर वाला क्वेश्चन, एक है रेडॉक्स बैलेंसिंग वाला क्वेश्चन, जो कि मैंने इसके बाद ही लिखा है, रेडॉक्स बैलेंसिंग वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन नंबर वाला जो क्वेश्चन है बहुत सारे एग्जाम्पल्स आते हैं, लेकिन जो मोस्ट फेवरेट जो उनका कॉमन जो एग्जाम्पल्स है ना,
वो क्या है पता है, K2Cr2O7 ऐसा दे सकता है, और थोड़ा इनडायरेक्ट अगर देगा तो Cr2O7 डाइनेगेटिव देगा। एंड किसका पूछेगा, ऑब्वियसली किसका पूछेगा, क्रोमियम का पूछेगा, ऑक्सीडेशन नंबर, क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर पूछेगा। ठीक है। और एक एग्जांपल उन लोगों का बहुत ही फेमस है, मतलब बहुत ही कॉमन है, वो है KMnO4। KMnO4, ठीक है। या फिर डायरेक्टली नहीं पूछेगा तो MnO4 नेगेटिव। ठीक है। सिंपल ये दोनों देख के जाओ। बाकी का भी जो मैंने फॉर्मूलाज जो बोला था ना कि कैसे ऑक्सीडेशन नंबर करना है, उसका तो रेडॉक्स वाले रिएक्शन वाले में, वीडियोस वाले में, रेडॉक्स रिएक्शन के वीडियोस वाले में तो मिलेगा ही। उसका प्रैक्टिस शीट टेलीग्राम चैनल में अभी भी है। टेलीग्राम चैनल अगर नहीं पता हो तो ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम चैनल है @ClassVistaChemistry। ठीक है, @ClassVistaChemistry। अगर तुम्हें डायरेक्टली 2 मार्क्स डायरेक्टली चाहिए तो वो जो प्रैक्टिस शीट है एक बार प्रैक्टिस करके जाओ, मिल जाएगा। मैं गारंटी देता हूँ मिल जाएगा। टेलीग्राम में जाओ, क्लास विस्टा केमिस्ट्री, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, क्लास विस्टा केमिस्ट्री से वो प्रैक्टिस शीट उठाओ एंड प्रैक्टिस करो। ऑक्सीडेशन नंबर में मिल जाएगा अगर वो वीडियो देखा हुआ है। अगर वीडियो नहीं देखा हुआ है तो वीडियो जाके देखो। मैं जो डिस्क्रिप्शन होगा इस वीडियो में, यहाँ पे इस लेक्चर में जितना भी पास्ट लेक्चर्स का मैंने मेंशन किया है उस सब का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, डायरेक्टली जाके तुम देख सकते हो। मैं टाइम स्टैम्प भी इंक्लूड कर दूंगा, ठीक है, डायरेक्टली जाके देख सकते हो। सिंपल, मैं तुम लोगों का हेल्प के लिए हूँ। एग्जाम में कुछ ही घंटे बाकी है, जब ये वीडियो आएगा कुछ ही घंटे बाकी होंगे एग्जाम के लिए, ठीक है। तो आराम से देखो, देख के जाओ। नेक्स्ट इज रेडॉक्स का बैलेंसिंग वाला क्वेश्चन। इसमें भी बहुत से टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन 3 सबसे फेवरेट है उन लोगों का, ठीक है। 3 सबसे फेवरेट वही क्रोमेट एंड मैंगनेट आयन वाला ही क्वेश्चंस घुमा फिरा के देंगे। एक तो है, पकड़ लो, Cr2O7 डाई नेगेटिव प्लस SO2 गैस ऐसा दिया हुआ रहेगा, ये एक्वस रहेगा, विल टर्न इनटू Cr3 पॉजिटिव एक्वस प्लस SO4 डाई नेगेटिव एक्वस इन एसिडिक मीडियम। ठीक है, इन एसिडिक मीडियम। ये उसका कॉमन जो एक रिएक्शन है ऐसा रहेगा, ठीक है। चलो, और जो दो है वो है, दूसरा है MnO4, मैंगनेट का ही MnO4 नेगेटिव एक्वस में रहेगा प्लस Br नेगेटिव एक्वस में रहेगा, टर्न्स इनटू Mn2 पॉजिटिव एक्वस में रहेगा प्लस Br2 लिक्विड। ठीक है, इन एसिडिक, फिर से एसिडिक में ही रह सकता है। एंड थर्ड नंबर इज MnO4 को लेके ही और एक कर सकता है क्वेश्चन, MnO4 नेगेटिव एक्वस प्लस SO2 गैस टर्न्स इनटू Mn2 पॉजिटिव एक्वस प्लस HSO4 नेगेटिव एक्वस। ये भी इन एसिडिक में ही देगा। ओ बाय द वे, इन एसिडिक डायरेक्ट नहीं लिख के कभी कभार क्या करता है, यहाँ पे H पॉजिटिव दे देता है। ये जो एरो होता है ना, एरो के ऊपर भी H पॉजिटिव दे सकता है। अगर H पॉजिटिव दिया हुआ है तो याद रखना वो एसिडिक में ही होगा। एंड मैक्सिमम टाइम में क्वेश्चंस एसिडिक मीडियम से ही आता है। जो रेडॉक्स बैलेंसिंग वाला जो मेथड्स मैंने सिखाया, 3 मेथड्स सिखाया ना, तो वो का उसका भी मैंने डिस्क्रिप्शन में वो उसका भी मैं लिंक दे दूंगा, वो जाके देख लो। रेडॉक्स बैलेंसिंग तो आएगा ही पक्का, पकड़ लो। ये जो ऑक्सीडेशन एंड रेडॉक्स बैलेंसिंग वाला क्वेश्चन है ये तो पक्का ही है, पकड़ लो, कर लो, जाके फाड़ दो एग्जाम में। चलो नेक्स्ट वाला देखते हैं, ग्रीन हाउस गैसेस। जो ग्रीन हाउस गैसेस है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन ये जो चैप्टर ही है वो मैंने स्किप करके चला गया, क्योंकि वो ग्रीन हाउस गैसेस, ग्रीन हाउस वो तो तुम लोगों को पता ही होगा, क्लास 9-10 से पढ़ते आ रहे हो, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री वाला पार्ट। जो ग्रीन हाउस गैसेस है उसके नाम तो तुम्हें ही पता है, लेकिन फिर भी मैं बोल देता हूँ। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, CH4 मीथेन, और क्या है, नाइट्रस ऑक्साइड N2O, ठीक है। और बहुत सारे लिख सकते हो, CFC लिख सकते हो, ठीक है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, कार्बन्स, CFCs, और क्या है, HFCs हो सकता है, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स, HFCs, ठीक है, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स। और क्या सकते हो, परफ्लोरोकार्बन्स, PFCs लिख सकते हो। इन सबको नहीं चाहिए, परफ्लोरोकार्बन्स भी है, होता है, लेकिन उतना भी तुम लोगों को उतना डीप भी जाने की ज़रूरत नहीं है। परफ्लोरोकार्बन्स हो सकता है, सल्फर हेक्साफ्लोराइड हो सकता है, SF6, ठीक है। और नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड, इन सब के बारे में जानने की उतनी भी ज़रूरत नहीं है। 2-3 गैसेस वाला क्वेश्चंस आने से भी आ सकता है एनवायरमेंटल क्वेश्चंस में से। एनवायरमेंटल क्वेश्चन में से और इम्पोर्टेंट क्या है, ग्लोबल वार्मिंग पढ़ के जाना,
मेजर ग्रीन हाउस गैस कौन सा होता है? CO2 होता है, ठीक है, मेजर ग्रीन हाउस गैस। ठीक है, और ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है वो पढ़ के जाना थोड़ा सा, वो तो तुम लोगों को पता ही होगा, मुझे पता है कि क्लास 9 10 में तुम लोगों ने पढ़ा है, तो ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्लोबल वार्मिंग, ये सब तो पता ही होगा, पॉल्यूशन से रिलेटेड है, सबको थोड़ा सा देख के जाना, इन सब से क्वेश्चंस डायरेक्टली आता है। ठीक है, रिपीटेड है, क्योंकि जो एनवायरमेंटल केमिस्ट्री वाला पोर्शन है ना, उससे इससे छोड़ के क्या ही बनाएगा, उसमें क्वेश्चंस उतना भी नहीं आ सकता है, टफ क्वेश्चंस तो आएगा ही नहीं, क्योंकि बनेगा ही नहीं, जो इजी क्वेश्चन है वो सब भी आएगा। चलो नेक्स्ट इज हैबर्स प्रोसेस का क्वेश्चन। अब ये हैबर प्रोसेस का जो क्वेश्चन है, ये एक्चुअली में हैबर्स प्रोसेस वाला क्वेश्चन ही नहीं है, ये एक्चुअली इक्विलिब्रियम में ली शैटेलियर वाला क्वेश्चन है। लेकिन जो ली शैटेलियर वाला क्वेश्चन होता है ना, वो क्या करेगा, हैबर्स प्रोसेस के हिसाब से ही दे देगा। जो ली शैटेलियर वाला क्वेश्चन बनता है वो सब हैबर्स प्रोसेस में ही क्वेश्चन देता है। जो हैबर्स प्रोसेस होता है वो क्या होता है, N2 प्लस 3H2O H2 टर्न्स इनटू 2NH3, एमोनिया, एमोनिया बनाने का इंडस्ट्रियल मेथड, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। ठीक है, ये जो हैबर्स प्रोसेस है, इससे क्या करेगा, केपी एंड केसी वाला क्वेश्चन देगा, केपी एंड केसी का रिलेशन वाला क्वेश्चन देगा, या फिर ली शैटेलियर प्रिंसिपल वाला क्वेश्चन दे देगा, ली शैटेलियर प्रिंसिपल वाला क्वेश्चन देगा। ठीक है, सिंपल इन दोनों से क्वेश्चन बनाएगा, लेकिन यूज करेगा हैबर्स प्रोसेस, कोई दूसरा केमिकल रिएक्शंस वो लोग यूज नहीं करते, हैबर्स प्रोसेस वाला क्वेश्चन ही देंगे बार बार। देख के घबराना मत कि क्या है क्या नहीं है, इतना हार्ड क्वेश्चन दे दिया, कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं होता, सिंपल सा ही क्वेश्चन होता है हैबर्स प्रोसेस का। देखते हैं, चलो ये जो क्वेश्चन देख रहे हो ना तुम अपने सामने, ये वाला क्वेश्चन 2021 22 19 में भी है, 18 में भी है। ठीक है, यहाँ पे मैंने 2 ही साल का लिखा है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2024 में भी है शायद, मुझे ठीक से याद नहीं, मुझे देखना पड़ेगा एक बार, लेकिन ये बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, इससे घबराने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। केपी एंड केसी के बारे में तो तुम लोगों को पता ही है, केपी एंड केसी का जो रिलेशन है वो मैंने क्लास में ही सॉल्व करके दिखाया था, इक्विलिब्रियम के फर्स्ट लेक्चर में या फिर सेकंड लेक्चर में था। केपी माइनस के सी इज इक्वल टू केपी माइनस के सी इज इक्वल टू आर। इसका अगर वर्किंग फॉर्मूला भी पूछ ले तो केपी इज इक्वल टू के सी पाई आर टी टू द पावर 2, मतलब स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, सिंपल है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस प्रोसेस में हैबर्स प्रोसेस अगर दिया हुआ होगा, हैबर्स प्रोसेस में अगर दिया हुआ होगा, अगर केपी एंड केसी का रिलेशनशिप पूछ ले, कुछ भी, मतलब अगर सिर्फ रिलेशनशिप पूछ ले तो केपी माइनस के सी इज इक्वल टू आर लिखने से ही हो जाएगा। अगर कोई न्यूमेरिकल दे देगी, केपी का वैल्यू दिया हुआ है, केसी का वैल्यू निकालो, तब क्या करना, केपी इज इक्वल टू के सी बाई आर टी टू द पावर 2, ये वाला कर देना। ठीक है, सिंपल है, क्योंकि डेल एन का वैल्यू, मतलब नंबर ऑफ मोल्स का वैल्यू है 2 - 4 - 2। ठीक है, तो स्क्वायर हो जाएगा, नीचे स्क्वायर में आ जाएगा। ठीक है, सिंपल सा रिएक्शन है। अगर न्यूमेरिकल दिया हुआ है तो ये फॉर्मूला यूज करना, अगर न्यूमेरिकल है, अगर डायरेक्टली न्यूमेरिकल पूछा है तो। अगर सिर्फ रिलेशन पूछा है तो केपी माइनस के सी इज इक्वल टू आर देने से भी होगा। ठीक है, अगर रिलेशनशिप पूछा है, मायर्स इक्वेशन वाला जो मैंने सॉल्व कराया था, सिर्फ रिलेशन अगर पूछा है, अगर रिलेशन को डिड्यूस करने के लिए बोला है तो कर सकते हो, कोई न्यूमेरिकल पार्ट का आने की, इन्वॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, और जो नेक्स्ट पोर्शन है उससे ही सबसे ज्यादा बार क्वेश्चन आया है। ये क्वेश्चन तो सिर्फ 2021 में आया था, एस्टेब्लिश द रिलेशन बिटवीन केपी एंड केसी। एंड एक बार आई थिंक न्यूमेरिकल्स वाला भी आया था, न्यूमेरिकल वाला, ये जो न्यूमेरिकल वाला था ये 2019 में आया था। जो नेक्स्ट पार्ट वाला क्वेश्चन है वो सबसे ज्यादा बार पूछा गया है हैबर्स प्रोसेस से, जो कि हैबर्स प्रोसेस डायरेक्टली नहीं है, ली शेटेलियर प्रिंसिपल को अप्लाई करके करता है, कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑन इक्विलिब्रियम। टेम्परेचर एंड प्रेशर इन इक्विलिब्रियम, इसको जानने के लिए ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू है इसको जानना पड़ेगा। याद रखना कि डेल एच यहाँ पे क्या है, डेल एच यहाँ पे नेगेटिव है। अगर नेगेटिव है, याद रखना कि ये एक्सोथर्मिक है। ठीक है, एक्सोथर्मिक मतलब हीट इज रिलीज्ड, हीट इज रिलीज्ड। ठीक है, तो अगर हीट रिलीज होगा अकॉर्डिंग टू ली शैटेलियर प्रिंसिपल, अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा, टेम्परेचर के बारे में अगर बात करूं, टेम्परेचर अगर इंक्रीज होगा, ठीक है, तो उसका क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट बैकवर्ड, इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट बैकवर्ड। और अगर टेम्परेचर डिक्रीज हो गया, टेम्परेचर अगर डिक्रीज हो गया, तो इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम
विल शिफ्ट फॉरवर्ड, मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन ज़्यादा होगा, ठीक है। और एक है कि इफेक्ट ऑफ प्रेशर क्या है। इफेक्ट ऑफ प्रेशर में देखना यहाँ पे कि नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स इज इंक्रीजिंग। ये जो N2 + 3H2 2NH3 हो रहा है ना, तो जो नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स कितना हो गया, 3 + 1 4, राइट। नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स बिकम्स 3, यहाँ पे 3H2 है, एक गैस, N2 है और एक गैस, तो 3 + 1 4 माइनस ये एक एमोनिया गैस बन रहा है 2, तो 4 - 2 इज 2, ठीक है। तो मतलब ये जो 4 से 2 बन रहा है, मतलब नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स इज डिक्रीजिंग, ठीक है, नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज डिक्रीजिंग। तो अगर तुम इंक्रीज करोगे प्रेशर, ठीक है, प्रेशर अगर इंक्रीज करोगे, क्योंकि नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स डिक्रीज हो रहा है, प्रेशर अगर इंक्रीज करोगे तो इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड में जाएगा, इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट फॉरवर्ड। और अगर प्रेशर को डिक्रीज करोगे, इफ वी डिक्रीज द प्रेशर द इक्विलिब्रियम विल मूव बैकवर्ड, ठीक है। चलो, अभी जो इंडस्ट्रियल में होता है, ये जो इंडस्ट्रियल में हैबर्स प्रोसेस है, ये एमोनिया का जो प्रोसेस है, इससे ये टेम्परेचर एंड प्रेशर वाला क्वेश्चन ही सबसे ज्यादा बार पूछा गया है, मोस्ट रिपीटेड है। ऊपर वाला केपीएन केसी भी उतना भी इम्पोर्टेंट, मतलब उतना भी रिपोर्टेड नहीं है जितना कि ये वाला टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑन इक्विलिब्रियम है। तो याद रखना, अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है एक्सोथर्मिक प्रोसेस में, एक्सोथर्मिक इज वेरी इंपॉर्टेंट है। एक्सोथर्मिक में अगर प्रेशर इंक्रीज सॉरी टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो बैकवर्ड शिफ्ट, डिक्रीज हो रहा है तो फॉरवर्ड शिफ्ट। अगर एंडोथर्मिक होता तो इसका ही उल्टा हो जाता। प्रेशर, क्योंकि गैस मॉलिक्यूल्स कम हो रहा है तो प्रेशर इंक्रीज करने से फॉरवर्ड, डिक्रीज करने से बैकवर्ड। सेम अगर उल्टा हो जाता कि कम से ज़्यादा हो रहा है गैस मॉलिक्यूल्स, तो इसका भी ऑपोजिट ही रिएक्शन होता, मतलब जो प्रेशर करने से जो आ रहा है उसका ऑपोजिट होता। चलो, उसके बाद है आयोपेक नोमेनक्लेचर वाला क्वेश्चन। ऑब्वियसली सबको ही पता है कि आयोपेक नोमेनक्लेचर आता ही है, हर बार आएगा ही आएगा। ये तो मतलब एकदम कॉमन से भी कॉमन क्वेश्चन है। तो इसके लिए जो आयोपेक नोमेनक्लेचर वाला मैंने वीडियो बनाया है, अच्छे से सब कुछ बताया है, 2 वीडियोस लगा के बताया है। अगर तुमने देखा है तो मुझे पता है 100% विदाउट एनी डाउट, 100% गारंटी है कि अगर तुमने 2 वीडियोस देख लिया है तो मेरा 100% गारंटी है कि तुम्हारा पूरा आयोपेक नोमेनक्लेचर जहाँ से भी देख तुम्हें क्लियर हो जाएगा। और अगर वो 2 वीडियोस नहीं देखा है तो अभी जाके देखो, थोड़ा स्पीड बढ़ा के देखो। अगर तुम्हें थोड़ा थोड़ा अगर पता भी है तो एक प्रैक्टिस शीट भी है। प्रैक्टिस शीट कहाँ मिलेगा? प्रैक्टिस शीट मिलेगा टेलीग्राम में, ठीक है। प्रैक्टिस शीट टेलीग्राम में जाओ, थोड़ा स्क्रॉल करो तो मिल जाएगा। जब मैंने पढ़ाया था तो प्रैक्टिस शीट भी मैंने डाला था टेलीग्राम में, वो डाउनलोड करके अभी प्रैक्टिस करके जाओ। अगर तुम्हें नोमेनक्लेचर ऑलरेडी तुमने पता है, तुम्हें रूल्स पता है, तो सिर्फ वो प्रैक्टिस शीट करके जाओ, तुम्हें वही से कॉमन आ जाएगा। अगर कॉमन नहीं भी आया तो मुझे पता है कि अगर प्रैक्टिस करके जाओगे तो जो भी क्वेश्चन आए तुम फार के आओगे, 100% गारंटी है मेरा ये, ठीक है। तो टेलीग्राम में जाओ, प्रैक्टिस शीट डाउनलोड कर लो, प्रैक्टिस करो। और अगर कुछ भी नहीं पता नोमेनक्लेचर के बारे में तो वो 2 वीडियोस देख लो, क्योंकि वहां से तो 100% आएगा ही। 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, 4 मार्क्स, 6 मार्क्स, कितना भी मार्क्स का आ जाए, लेकिन आएगा तो जरूर, ठीक है। चलो, नेक्स्ट टॉपिक की ओर जाते हैं। नेक्स्ट इज लेजाइंस फिल्ट्रेट वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो ये जो लेजाइंस फिल्ट्रेट वाला क्वेश्चन है, ये जो मैंने क्लास में है तो वो स्किप करके आया हूँ, मैंने ये टॉपिक नहीं पढ़ा है, क्योंकि लेजेंस फिल्ट्रेट से उतना भी क्वेश्चंस नहीं आया है। लेकिन मैंने जब वो पीवाई क्यूज देखा है ना, तो मैंने देखा कि लेजेंस फिल्ट्रेट से सिर्फ वो रिएक्शंस वाला क्वेश्चन पूछते हैं। तो मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ कि लेजेंस फिल्ट्रेट क्या होता है। लेजेंस फिल्ट्रेट होता है, एक्चुअली क्या होता है, अगर कोई अनआइडेंटिफाइड, मतलब ये प्रैक्टिकल वाला क्वेश्चन है, मैंने ये नहीं करवाया क्योंकि मुझे पता था कि प्रैक्टिकल में तो आप लोगों को समझाया गया ही होगा ये वाला पोर्शन, तो मैंने ये थ्योरी में नहीं कराया। लेकिन थ्योरी में भी क्वेश्चन आता है। तो ये प्रैक्टिकली क्या होता है, अगर मुझे, मेरे पास एक अननोन हाइड्रोकार्बन है, कुछ भी एक अननोन है, ठीक है, एक अननोन है, तो उसके साथ अगर मैंने सोडियम मेटल को, ठीक है, एक मतलब एक, जो क्या बोलते हैं उसको, फ्यूजन ट्यूब बोलते हैं, ठीक है। फ्यूजन ट्यूब में एक सोडियम मेटल का छोटा सा टुकड़ा लेंगे और ये थोड़ा सा जो सैंपल है, अननोन सैंपल, हाइड्रोकार्बन सैंपल, उसको लेंगे, ठीक है। उसको फिर वो जो फ्यूजन ट्यूब है उसको थोड़ा हीट करेंगे। हीट करने के बाद उसको डिस्टिल वाटर वाले एक, मतलब जो, मतलब ये जो कि क्या बोलते हैं उसको, पोर्सिलेन डिश में है, उसको उसमें रखेंगे, उसमें तोड़ देंगे उस फ्यूजन ट्यूब को। जो भी कॉल्टन
निकलेगा उसको, जो मतलब डिस्टिल वाटर जो निकलेगा उसको थोड़ा सा हीट करेंगे थोड़ी देर के लिए। हीट करने के बाद जो फिल्ट्रेट निकलेगा, फिल्टर करने के बाद जो निकलेगा, क्योंकि वो कांच का टुकड़ा रहेगा ना, उसको तो फिल्टर करना पड़ेगा। जो फिल्ट्रेट निकलेगा उसको ही बोलते हैं हम लोग लेजाइंस फिल्ट्रेट। अब ये लेजाइंस फिल्ट्रेट क्या करेगा, लेजाइंस फिल्ट्रेट डिटेक्ट कर सकता है बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप, या फिर मतलब बहुत सारे कंपाउंड्स अगर प्रेजेंट प्रेजेंट होंगे तो। डायरेक्ट फंक्शनल ग्रुप नहीं, लेकिन जो कंपाउंड प्रेजेंट होंगे उसको डिटेक्ट कर सकता है। अगर नाइट्रोजन प्रेजेंट होगा अगर उसको डिटेक्ट कर सकता है, अगर सल्फर प्रेजेंट होगा उसको डिटेक्ट कर सकता है, अगर कोई हैलोजन एटम होगा उसको डिटेक्ट कर सकता है। ठीक है, सिंपल सा चीज़ है। तो बहुत बार क्वेश्चन में ज़्यादातर मैंने देखा है कि नाइट्रोजन और सल्फर का सिर्फ रिएक्शंस पूछा है, तो मैं नाइट्रोजन एंड सल्फर का रिएक्शंस ही सिर्फ लिखा देता हूँ। इसके इसके बारे में उतना भी क्वेश्चंस नहीं आता, उसके मतलब उसके बारे में लिखने वाला क्वेश्चंस उतना नहीं आता। सिर्फ ये जो रिएक्शंस होता है उसको पूछते हैं। तो नाइट्रोजन में क्या होता है, नाइट्रोजन वाले क्वेश्चंस में ऐसा कुछ होता है कि FeSO4, मतलब ये ऐसा सीरीज ऑफ रिएक्शन होते हैं। FeSO4 प्लस NaOH, मतलब FeSO4 एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड को ही मिलाया जा पहले मिलाया जाता है, उसके बाद वो लेजाइंस फिल्ट्रेट को मिलाया जाता है, इसके बाद वो कलर देता है। ठीक है, तो ये फर्स्ट वाला ये रिएक्शन है। सेकेंड रिएक्शन इज 6NaCN, मतलब ये 3 रिएक्शन ही होता है एक साथ, लेकिन सीरी मतलब स्टेप बाय स्टेप होता है, साइमल्टेनियसली होता है लेकिन स्टेप बाय स्टेप होता है, इसलिए 3 स्टेप में हम लोग लिखते हैं। Na4 Fe क्या था, CN6। ठीक है, ऐसा था। सोडियम फेरोसाइनाइड बोलते हैं इसको, सोडियम फेरोसाइनाइड, याद रखना। फिर क्या हो जाता है, ये जो है ये 3 टाइम्स ऑफ दिस वन, Na4 FeCN6 के साथ अगर फेरिक क्लोराइड मिल जाता है FeCl3, तब ये देता है फेरिक फेरोसाइनाइड। ठीक है, Fe4 फेरिक भी है, फेरो भी है, CN6 है, 3 टाइम्स है, प्लस 12 NaCl है, 12 NaCl है। जो ये वाला जो कॉम्प्लेक्स बनता है, ये वाला जो कंपाउंड बनता है, ये प्रूशियन ब्लू कलर देता है, प्रूशियन ब्लू। अगर प्रूशियन ब्लू कलर आ जाता है तो हम लोग कंफर्म कर देते हैं कि नाइट्रोजन इज प्रेजेंट। ठीक है, नाइट्रोजन इज प्रेजेंट। और एक रिएक्शन है जो सल्फर का है, सल्फर का भी मैं लिख देता हूँ। सल्फर का क्या होता है, 2 तरीके से होता है, एक ही लिख देता हूँ क्योंकि एक ही आता है, S2 नेगेटिव प्लस नाइट्रोप्रूसाइड FeCN5NO डाई नेगेटिव, दिस विल टर्न इनटू FeCN5NOS4 negative. This is violet color. This is violet in color. NOS. Don't be confused. This is NOS. चलो मैं अच्छे से ये लिख ही देता हूँ, NOS। ठीक है, FeCN5NOS4 नेगेटिव, दिस इज वायलेट कलर। और अगर हेलोजन के बारे में बात करें, हेलोजन वाला बात करें, तो हेलोजन में 3 डिटेक्ट कर सकते हैं। एक है अगर क्लोरीन रहेगा, एक ब्रोमीन रहेगा, या फिर आयोडीन रहेगा। अगर क्लोरीन रहेगा तो मैं इसके बारे में लिख देता हूँ, ये रिपीटेड क्वेश्चंस में नहीं है लेकिन फिर भी अगर पढ़ रहे हो तो ये भी पढ़ के जाओ, अगर बाई चांस इस बार आ गया तो। AgNO3 टर्न्स इनटू AgCl प्लस NO3 नेगेटिव। ठीक है, दिस इज वाइट कलर PPT, दिस इज वाइट कलर PPT एंड इट इज सॉल्यूबल इन NH4OH। अगर ब्रोमीन है तो रिएक्शन इज Br नेगेटिव प्लस AgNO3, सेम ये बन जाता है AgBr। दिस इज पेल येलो प्लस ऑब्वियसली NO3 नेगेटिव होगा। दिस इज सॉल्यूबल, स्पेरिंगली सॉल्यूबल, नॉट कंप्लीटली, पार्शियली सॉल्यूबल, या फिर स्पेरिंगली सॉल्यूबल, पार्शियली सॉल्यूबल इन NH4OH। एंड अगर आयोडीन होगा तो ये क्या बन जाएगा, I नेगेटिव प्लस AgNO3, दिस विल टर्न इनटू AgI। दिस इज येलो, दिस इज नॉट लाइट येलो और पेल येलो, दिस इज डायरेक्टली ब्राइट येलो जो देगा, डीप येलो जो होगा वो देगा। दिस इज इनसॉल्यूबल इन NH4OH। ठीक है,
इज इनसॉल्युबल इन NH4OH। ये है, ये जो लेजेंस फिल्ट्रेट का जो रिएक्शन है, मुझे पता होगा कि अगर प्रैक्टिकल्स जो लैब का वर्क अगर तुम लोगों का खत्म हो गया तो तुम लोगों को ये भी पता होगा, क्योंकि लैब्स में ये समझाया जाता है प्रैक्टिकल वर्क्स में। चलो नेक्स्ट इज ड्राई एथर वाला रिएक्शन। अब ये ड्राई एथर वाला रिएक्शन इज द मोस्ट कॉमन जो क्वेश्चन होगा, नो मैटर अलग वाले रिएक्शंस में से कौन सा भी आए, मार्कोनिकोव भी आ सकता है, एंटी मार्कोनिकोव भी आ सकता है, ऐसा कोई गारंटी नहीं है, लेकिन ड्राई एथर वाला क्वेश्चन, वुड्स रिएक्शन एंड फिटिक रिएक्शन वाला क्वेश्चन हर बार आएगा, ये तो पक्का ही है। तो मैं आप लोगों को सिर्फ वुड्स फिटिक एंड वुड्स फिटिक रिएक्शन का एक ओवरव्यू दे देता हूँ, जहाँ पे आर जो होगा, जो एल्काइल ग्रुप होगा वो चेंज हो सकता है या फिर एराइल ग्रुप चेंज हो सकता है, लेकिन ड्राई एथर तो रहेगा कॉमन। जो ड्राई एथर दिखोगे तो वुड्स फिटिक या फिर वुड्स फिटिक रिएक्शन होगा। तो वुड्स जो रिएक्शन होता है, वुड्स जो रिएक्शन होता है वो होता है एल्काइल हैलाइड्स में, ठीक है, एल्काइल हैलाइड्स में होता है। एल्काइल हैलाइड्स मतलब स्ट्रेट चेन, नॉट नॉट क्लोज चेन, मतलब रिंग नहीं है, एल्काइल हैलाइड्स, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, RX रहता है, ये 2 टाइम्स रहेगा, मतलब 2 RX रहेगा। चलो मैं 2 RX ऐसा लिख देता हूँ, RX प्लस ऐसा RX, ठीक है। और ड्राई एथर रहेगा तो ऑब्वियसली सोडियम मेटल भी उसके साथ ही तुम लोगों को दिखने को नजर में आएगा। अगर ऐसा रहता है ना तो डबल नंबर ऑफ कार्बन का एक रिएक्शन होता है, और यहाँ पे रहेगा ड्राई एथर, यहाँ पे रहेगा ड्राई एथर। तुम लोगों को ऐसा दिखाई देगा ही ड्राई एथर वाला क्वेश्चन, या फिर कई कबार नीचे ड्राई एथर रहेगा, ऊपर Na दिया हुआ रहेगा, वो भी वुड्स या फिर फिटिक या फिर वुड्स फिटिक होगा, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये R एंड ये R ज्वाइन हो जाएगा, ये Na दो हेलोजन एटम्स को खा जाएंगे, तो ये बन जाएगा RR प्लस NaX, ठीक है। सपोज मान लो कि यहाँ पे CH3 Cl है, प्लस 2Na दे दिया और एक CH3 Cl दे दिया, तो क्या हो जाएगा, अगर ड्राई एथर देंगे तो बन जाएगा CH3 प्लस 2NaCl, ऐसा बन जाएगा, ठीक है। ऐसा रिएक्शंस होगा। फिटिक जो रिएक्शन होगा ना, फिटिक रिएक्शन में क्या होगा, सिंपल वही होगा, सेम चीज ही होगा, लेकिन जो रिंग होता है, रिंग से मतलब होगा, मतलब जो हाइड्रोकार्बन्स में रिंग फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो सपोज ऐसा मान लो कि एक बेंजीन रिंग है, मतलब ऐसा ही मैं दिखा देता हूँ, बेंजीन रिंग ही दिखा देता हूँ, बेंजीन रिंग दिखा देता हूँ, एक X है प्लस 2Na दे दो, प्लस सेम एक बेंजीन रिंग एंड एक X दे दो, तो ये क्या बन जाएगा, ये बाइफिनाइल या फिर डाइफिनाइल बन जाएगा, ये एंड ये। कभी कभार क्या कर देते हैं, दोनों को मिक्स कर देते हैं, वुड्स फिटिक जो होता है, वुड्स फिटिक रिएक्शन दे देता है। वुड्स फिटिक रिएक्शन क्या होगा, सपोज RX रहेगा प्लस 2Na रहेगा, प्लस ऐसा कुछ बन जाएगा, ऐसा एक रिंग दे देगा, उसमें X दे देगा, ऐसा अगर रिएक्शन आ जाता है तो सिंपल ये जो रिंग होगा, रिंग के ऊपर R बैठ जाएगा, यहाँ पे भी 2NaX बन जाएगा, यहाँ पे भी 2NaX बन जाएगा, लेकिन दिस इज वुड्स फिटिक, दिस इज फिटिक एंड दिस इज वुड्स, सिर्फ वुड्स, सिर्फ फिटिक एंड ये दोनों का मिक्सचर। वुड्स मतलब सिर्फ एल्काइल हैलाइड्स, फिटिक मतलब एराइल हैलाइड्स एंड वुड्स फिटिक मतलब दोनों का मिक्सचर। सिंपल सा ही चीजें हैं, लेकिन ड्राई एथर वाला रिएक्शन 17 से लेके 2024 तक हर बार आया है, हर बार आया है। तो पढ़ के जाना, ड्राई एथर वाला रिएक्शन एक तो कॉमन मिलेगा ही मिलेगा, 100% श्योर है। चलो लास्ट वाला है पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, इससे डायरेक्टली ये क्वेश्चन पूछता है, तो इसको रट्टा मार के जाओ। पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल चैप्टर नंबर 3 में है, ठीक है। सॉरी चैप्टर नंबर 2 में है, चैप्टर नंबर 2 में है पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। डायरेक्ट इसको पढ़ के जाओ, हर बार पूछा है, 2019 में पूछा है, 2021 में पूछा है, 2019 में है, 2021 में है, 2022 में है, 2023 में है, 2024 में है। वेरी कॉमन क्वेश्चन 2025 में भी आने के चांसेस बहुत हाई है। तो पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का जो सिर्फ डेफिनेशंस एग्जाम्पल पढ़ के जाओ, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल आएगा ही आएगा, ठीक है। तो ये हो गया हम लोगों का 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। मुझे पता है कि कल तुम्हारा एग्जाम है, तो अच्छे से पढ़ो, अच्छे से जो जो मैंने क्वेश्चंस अभी दिखाया है ना, मोस्ट रिपीटेड जो क्वेश्चंस है, इन सबको अच्छे से देख के जाओ। अगर तुमने क्लास विस्टा से पढ़ा होगा, जैसे कि मैंने पहले भी इंट्रोडक्शन में भी बोला है, तो मैं आशा करता हूँ कि तुम लोगों का हर कुछ कंप्लीट हो गया है, अभी से रिवीजन दे रहे हो। रिवीजन के बीच में ये वाला वीडियोस तुम लोग देख के थोड़ा सा अपने आप को रेडी कर रहे हो, ठीक है। और अगर नहीं देखा है, क्लास विस्टा के से नहीं जुड़े हुए हो और अच्छे से पढ़ाई भी नहीं किया, तो ये वाला देख के जाओ।
एटलीस्ट PYQ से कॉमन आने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, चलो मैं मिलता हूँ आपसे एनालिसिस के दिन। चलो मंडे को एग्ज़ाम 17 में है, 17 मार्च इज़ योर एग्ज़ाम राइट? तो शाम को हम लोग मिलते हैं जब ये क्वेश्चन पेपर हम लोग एनालाइज करेंगे। तब तक के लिए मैं आपसे अलविदा लेना चाहता हूँ। थैंक यू फॉर जॉइनिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड वेरी 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 ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स। अच्छे से एग्ज़ाम देना, शांत दिमाग में एग्ज़ाम देना। थोड़ा सा पढ़ लो, थोड़ा सा रेस्ट ले लो, गेट 8 आवर्स ऑफ स्लीप, वेरी इंपॉर्टेंट। एंड लास्टली अगर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हो तो ज्वाइन कर सकते हो @classvista केमिस्ट्री, @classvista केमिस्ट्री। इंस्टाग्राम में अगर जुड़ना चाहते हो, इट्स @classvista ऑन IG। और अगर फेसबुक पे जुड़ना चाहते हो, दैट इज़ सिंपली क्लासविस्टा सर्च कर लो, आप लोगों को मिल जाएगा। चलो, मैं आशा करता हूँ तुम लोग अच्छे से एग्ज़ाम दोगे, अच्छे से पढ़ो। चलो, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू फॉर जॉइनिंग। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट एनालिसिस के दिन। बाय बाय।